फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो दोस्तों, जो पिछली क्लास हमारी हुई थी उस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पढ़ा था, उसकी इकाई के बारे में पढ़ा था और देखा था कि अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा, वो हमने निकाला था। आज हम शुरुआत उसके आगे करते हैं, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक थोड़ा सा रह गया था, उसके बारे में समझ लीजिए। जो बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने इकाई पढ़ लिया था, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की विमा क्या होती है, जरा उसको भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम अगले टॉपिक में चलेंगे। क्या इस टॉपिक की बात करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम जरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा देख लेते हैं। तो बेटा अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा देखें तो E बराबर हमारा क्या होता है, F/Q होता है। ये कल हमने बताया था, E बराबर F/Q। यहां से अगर हम विमा निकालना चाहें तो क्या होगा बेटा विमा, हम जानते हैं कि जो F यानी बल की जो विमा होती है वो क्या होती है mLT-2 mLT-2 और Q की विमा क्या होती है बेटा, AT⁻⁻1। अब ये कहां से आया, ये अगर जिन्होंने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो जानते हैं कैसे बीमा निकालते हैं। अगर फिर भी आपको दिक्कत है तो हम निकाल के दिखा देंगे कैसे होता है। तो वैसे बात करें बेटा, चलो इसको मिटा देते हैं और हम बात करते हैं कि बल की बीमा क्या होगी और आवेश की बीमा क्या होगी, इसको कैसे निकालेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं बल की बीमा की, तो बेटा बल की जो बीमा होगी, बल को हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर M×A, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये सभी फॉर्मूला जानते हैं। अब हम अगर हम M की बीमा निकालें, यानी द्रव्यमान की बीमा क्या होती है, द्रव्यमान की बीमा होती है कैपिटल M होती है, और A की बीमा क्या होगी, A की LT⁻⁻2। तो mLT-2 जो बनता है ये विभक्ति है बल की। अब बात कर लेते हैं आवेश की। आवेश का हमने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, याद होगा कि आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है करंट गुणे समय। ठीक है, करंट यानी विद्युत धारा गुणे समय करेंगे तो हमारा आवेश आ जाता है। और विद्युत धारा की अगर हम विमा की बात करें तो क्या होता है बेटा, एम्पियर का हमने ए लिखते हैं, क्या होती है एम्पियर का ए। तो ये हमारा ए जो बेटा है ये इसकी क्या है, विमा है। और समय का क्या होता है बेटा, समय का होता है हमारा टी। तो जो हमारी इसकी विमा बनी वो क्या बना, A×T। तो AT विमा बन गई हमारी Q की और mLT विमा बन गई बेटा वो बल की। तो यहां से अगर E की विमा निकालना चाहें हम, तो E की विमा क्या होगा बेटा, ऊपर होगा mLT⁻⁻2 और नीचे क्या होगा बेटा, AT। तो यहां से जो विमा बन के आती है क्या मिला बेटा, M ऐसे रह गया, L ऐसे रह गया, T⁻⁻2 था, एक T ऊपर और चला गया तो क्या बन गया बेटा, -3, और A नीचे था, A को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, A⁻⁻1। तो ये हमारी जो बीमा है ये किसकी बीमा है, वैद्युत तीव्रता की बीमा है, mLT⁻3 A⁻1। यहां से हम निकाल लेंगे। अब बात करते हैं जो हम टॉपिक पढ़ना है हमको, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके बारे में जरा बात करते हैं। तो बेटा कल हमने जो पढ़ा था कि अगर किसी आवेश के कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, अगर कोई बाहरी आवेश हमारे पास आ रहा है, तो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते थे बेटा, F/Q करके निकालते थे। अब मान लो कोई एक आवेश दिया है, यहाँ पे कोई आवेश दिया है बेटा, Q आवेश, ये कोई Q आवेश यहाँ पे रखा है। हमको पता करना है कि ये Q आवेश के कारण इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर हम इस बिंदु पर पता करें, इस बिंदु पर इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, हमको अगर ये पता करना है। मान लो ये बिंदु इससे दूरी पर है, क्या बेटा, किसी r दूरी पर रखा हुआ है, इससे किसी r दूरी पर रखा हुआ है, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पता करनी है इस बिंदु पर इसके कारण। तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी तरीकों को अपनाते हैं। हमने कहा कि अगर हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है इसके कारण, तो एक जो परीक्षण आवेश लें या टेस्ट चार्ज लें, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो लें, यानी धन आवेश हो और उसको परीक्षण के रूप में हम बाहर से लेके आए। कहां से बेटा, बाहर से लेके आए। हमने कहा उसको मान लिया Q0, हमने कहा एक Q0 का आवेश हम उसको लेके आते हैं इस बिंदु पर। क्या बेटा, Q0 का आवेश, ये बेटा क्या धन होता है, धनात्मक होता है। तो इस Q0 को आवेश को हम यहां लेकर आएंगे और उसके बाद उस पे लगने वाले बल को माप लेंगे, उसके लगने वाले बल को हम निकाल लेंगे। तो बेटा अगर ये Q आवेश यहां चढ़ के आया है तो इस पे लगने वाला बल कितना होगा,
ये अगर यहां से चल के यहां आ गया तो इस पर इसके कारण लगने वाला बल कितना होगा बेटा, F बराबर क्या होगा, कैसे निकालते हैं, F बराबर बल क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। एप्सिलॉन नॉट के हमने इसलिए लिया कि हमारा कोई भी मीडियम हो तब की बात करेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन के, अगर बाई चांस एयर की बात होगी तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर के बराबर हम 1 रख देंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन रह जाएगा खाली, अगर एयर की बात करेंगे तो हमने सबके लिए लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब आगे का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्या होता है, ये क्यू, ये वाला क्यू और बुरे वो वाला क्यू, यानी क्यू इंटू क्यू नॉट, और इनके बीच की दूरी क्या बेटा आर रखी है तो आर स्क्वायर हो गया। यानी इसको अगर उठा के हम यहां ले आएंगे तो इस पे एक बल लगने लगेगा, उसका मान क्या होगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। इतने कोई दिक्कत, चलो ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब बल लग गया, अब ये बताओ इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई होगी, मान लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है तो ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान हमें निकालना है यहाँ पर ई। तो बेटा अगर हम ई को निकालना चाहें तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर आपको ई निकालना है तो हमको दो चीज चाहिए, एफ और बटे जो आवेश हम यहाँ ला रहे हैं उस पे लगने वाला बल, कितना बल उस पे लग रहा है, यानी कि जो आवेश लेके आए हैं उस पे कितना बल लग रहा है वही तो हमने निकाला अपने क्लास में। तो एफ अपॉन क्यू नॉट हमको ये पता है, ठीक है। तो अब देखो भैया ये हमारा हो गया पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, E बराबर हमारा क्या आएगा, F की जगह रखेंगे इसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां पर Q इंटू क्यू नॉट बटे आर स्क्वायर, ये हमारी हो गई F की वैल्यू। और नीचे क्या रखेंगे बेटा Q नॉट, यानी Q नॉट जो हमारा है तो Q नॉट यहां पर रखेंगे। अब देखो बेटा ये Q नॉट, अब देखो बेटा यहां पर जो Q है ऊपर Q नॉट और नीचे Q नॉट, दोनों क्या हो गए बेटा कट गए। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आया, जो E बराबर होगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या Q अपॉन आर स्क्वायर। तो E की जो वैल्यू निकल के आई वो आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सिर्फ इसका मान रखो, इस Q का मान यही तो है, Q का मान रखो और कितनी दूरी पे तुम्हें निकालना है वो दूरी रख दो, उसका स्क्वायर कर दो, बाकी इसकी वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगर निर्वात होगा तो यहाँ पर K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पर C बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन बचेगा, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10 की घात 9, सबको पता ही है। और बाई चांस कोई दूसरा मीडियम है तो वहां पर K की वैल्यू को हम रख देंगे, K की वैल्यू को अलग से रख देंगे तो वहां से हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो बेटा यहां से हम देख सकते हैं किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसकी यहाँ पर इतनी होगी, ये हमारे निकल के आ गया। अब जरा हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अब बेटा जो हमने पढ़ा था किसी बिंदु के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी। अब हम मान लें कि आवेश एक ना होकर कई सारे आवेश रखे हैं वहां पर, और उन सभी के कारण अगर किसी एक बिंदु पर हम निकालें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, जरा उसकी बात करते हैं। हमने कहा कि भैया मान लो यहाँ पर एक आवेश ना होकर कई सारे आवेश हैं, एक Q1 यहाँ रखा है, एक Q2 यहाँ रखा है, एक Q3 हमारा यहाँ रखा है, ऐसे करते करते बहुत सारे हमारे पास चार्ज रखे हुए हैं, और इन सब के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, मान लो आपको इस बिंदु पर, किस पे निकालनी है, इस बिंदु पर। मान लिया कि ये बिंदु क्या है बेटा P है, ये बिंदु P है, तो इस P बिंदु पर हमको इन सब के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे बेटा, इसके लिए सिर्फ एक सा फॉर्मूला है, सीधे सी बात है, पहले इसके कारण इस पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो निकाल लेंगे उसी फॉर्मूले से। तो मान लो वो हमारा फॉर्मूला निकल के आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 और बेटा इस Q1 अपॉन आर स्क्वायर जो हमने फॉर्मूला भी निकाला था। तो इस बिंदु इसके कारण इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई Q1 अपॉन आर स्क्वायर, इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसको मान लिया हमने E1। ऐसे बेटा इसके कारण जो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकाल लेंगे, ऐसे E2 निकाल लेंगे, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर क्या आएगा Q2 अपॉन आर। अच्छा हाँ एक चीज ध्यान रखिए, जो दूरी है दूरी सबकी अलग रहेगी। मान लिया इनके बीच की दूरी क्या है बेटा R1 है, क्या है बेटा R1 है, इसके बीच की दूरी क्या है बेटा R2 है, ऐसे इसके बीच की दूरी क्या है बेटा R3 है। तो दूरियां हमारी अलग हो जाएंगी। तो यहाँ पर मान लो बेटा क्या हुआ
ये r1 स्क्वायर हो गया, ये r2 स्क्वायर हो गया। तो ऐसे E1 हो गया, E2 हो गया, और ऐसे E3 निकाल लेंगे। तो जितने भी आवेश दिए हैं सबकी अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो जो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या करेंगे, वो सभी आवेशों को हम क्या करेंगे, वेक्टर रूप, सभी तीव्रताओं को आपस में वेक्टर रूप में जोड़ देंगे। तो जो कुल आप हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आएगा उसका मान क्या होगा बेटा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अब डॉट डॉट जितने भी आवेश हैं En करके हम कर देंगे। तो यहाँ पर वेक्टर रूप में जैसे जोड़ेंगे तो हमारी कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर इन सभी के कारण जो E है वो निकल के आ जाएगा। मतलब कि सबका अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे और सबको वेक्टर रूप से जोड़ देंगे। तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन सब के कारण इस बिंदु पर निकल के आ जाएगी। तो बस इतनी सी बात थी इसकी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो हमको पढ़ना है वह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा इसको देखते हैं बेटा। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर वैद्युत बल, हमको वैद्युत बल निकालना है किसी बिंदु आवेश पर जब आवेश क्या हो, सतत रूप से वितरित हो। इसमें हमको 3 केस पढ़ने हैं। पहला क्या बेटा, जब रैखिक आवेश वितरण हो, दूसरा क्या जब पृष्ठ आवेश वितरण हो, और तीसरा क्या जब आयतन आवेश वितरण हो। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमको अलग अलग क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। तो पहले हम बात करते हैं, जो पहला हमारा टॉपिक है रैखिक आवेश वितरण की केस की बात करते हैं, बाकी दोनों को इसके बाद बात करेंगे। तो रैखिक आवेश वितरण की हम बात करते हैं बेटा। ये क्या होता है, इसमें अगर टॉपिक को देखो तो सतत आवेश वितरण ये क्या होता है। सतत आवेश वितरण का मतलब कि आवेश जो है वो समान रूप से फैला रहे, समान रूप से रहे। ये नहीं कि यहाँ पे ज्यादा आवेश है और यहाँ पे कम आवेश है। और ये किसकी बात कर रहा है, रैखिक आवेश वितरण की बात कर रहा है। मतलब कि रैखिक मतलब क्या, कोई ऐसा चीज हो जो रेखीय रूप से फैला हो। मतलब कि मान लो कि कोई एक तार है बेटा, ये तार टाइप का या कोई एक ऐसा है, ठीक है, इस पे आवेश हमारा फैला हुआ है। और कैसा फैला हुआ है, सतत रूप से। मतलब कि ये आवेश जो फैला हुआ है, मान लो ये आवेश फैला हुआ है तो ये बराबर रूप से पूरे तार पे फैला हुआ है, बराबर रूप से फैला हुआ है। तो इसी को कहते हैं सतत रूप से ये वितरित है, सतत रूप से वितरित है। अब ये अगर ये फैला हुआ इस पे कोई आवेश है तो इन सारे आवेशों के कारण कोई मान लो हमको यहाँ पर कोई बिंदु है पॉइंट P, कोई बिंदु है P, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको वैद्युत बल निकालना है। यहाँ तीव्रता नहीं निकालना है, ध्यान रखिएगा, E नहीं निकालना है, हमको F निकालना है, बल निकालना है। तो इसके कारण हमको यहाँ पर बल निकालना है कि कितना बल होगा जब ये आवेश इस पर सतत रूप से मतलब वितरित रहे या वितरित रहे। तो अब इस पे निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, हमको करना ये पड़ेगा कि हमें डायरेक्ट सबका निकालना हमारे लिए आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तार को एक छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर काट लेते हैं। क्या बेटा, एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। मान लिया कि इस पूरे तार की लंबाई कितनी है बेटा, L है। यहां से लेकर इस तार की पूरी लंबाई L है। अगर हमने छोटा सा पार्ट यहाँ पे काट लिया तो इस लंबाई को हमने क्या माना, हमने कहा भैया ये DL, ये DL छोटा सा पार्ट, DL मतलब क्या, लंबाई, L लंबाई वाला का छोटा सा पार्ट, हमने बहुत छोटा पार्ट हमने L लंबाई काट लिया। ठीक है बेटा। अब एक चीज और मान ले, हमने कहा जो इसमें कुल आवेश है, जो कुल आवेश है यहां से लेकर यहां जितना भी आवेश फैला हुआ सबका मान क्या है बेटा, Q। जो आवेश फैला हुआ है उसका मान है Q। तो जब सबका जितना आवेश फैला हुआ सबका मान Q है, तो जो छोटा सा हमने यहाँ पे काटा है, जो छोटा सा हमने काटा है तो वो वहां पर कितना आवेश होगा, हमने कहा उसका मान क्या है बेटा, DQ। क्या कहा, DQ। सारा आवेश Q है तो जो छोटे वाले पार्ट में आवेश होगा उसको मान लिया DQ। यहां तक कोई दिक्कत। अब हमको क्या करना है, इस DQ छोटे से आवेश के कारण इस पर लगने वाला वैद्युत बल निकालना है। ठीक है, इस पर लगने वाला वैद्युत बल निकालना है, किस कारण, DQ जो छोटा सा है। अब पहले छोटे का निकाल लें कितना बल लग रहा है, उसके बाद उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करके हम पूरे तार का निकाल लेंगे। तो हमको बेसिकली करना यहाँ पर ये है। तो इस छोटे कारण पहले हम बल निकाल लेंगे, उस बल को समाकलन कर देंगे, हमको बेसिकली करना ये है। तो उसके पहले हमने कहा कि भैया हमको एक चीज और मानना पड़ेगा, हम मानेंगे इस तार का बेटा क्या, इस तार का आवेश घनत्व। क्या, आवेश घनत्व। अब आवेश घनत्व क्या होता है, आवेश घनत्व बेटा ये होता है, इसको लिखते हैं लेमडा से। आवेश घनत्व जो होता है इसको कहते हैं बेटा लेमडा से, इसको लिखते हैं लेमडा से। और इसका मान क्या होता है, इस पूरी लंबाई में
जो आवेश फैला है तो वह आवेश को अगर हम लंबाई से भाग कर दें तो ये हमेशा क्या होगा, हमारा लेमडा जो होगा, इसे क्या कहेंगे, आवेश घनत्व। क्या कहेंगे, आवेश घनत्व। यानी जो आवेश फैला है उसको लंबाई से भाग कर दे तो हमें पता चलेगा कि इसका आवेश घनत्व कितना है। ठीक है, अब आवेश घनत्व जो होगा बेटा, ये पूरा आवेश जो है इस पूरी लंबाई में फैला है, तो जो छोटी सी लंबाई में यहाँ फैला है आवेश, वहां भी घनत्व तो बराबर ही होगा, घनत्व तो हमेशा बराबर रहेगा, क्योंकि घनत्व यहां से वहां तक का एक ही है, बराबर रूप से फैला है। तो घनत्व अगर सेम है तो चाहे हम पूरे तार को Q को L से डिवाइड करें, चाहे इस छोटे से पार्ट को DL से डिवाइड करें, घनत्व तो हमेशा सेम रहेगा। तो बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा जो है ये हमारा किसके बराबर होगा, यही हमारा dQ बटे dL के बराबर भी होगा। मतलब कि जो लेमडा है यहाँ पर हमारा dQ बाई dL के बराबर होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। तो यहां से हमको dQ का मान मिल गया कि अगर dQ का मान आपको निकालना है तो उसका मान क्या होगा बेटा, dQ बराबर हमारा होगा लेमडा इंटू DL, लेमडा इंटू DL। यहां से हमने dQ का मान निकाल लिया, लेमडा इंटू DL। अच्छा, अब बात करते हैं जो हमको मेन काम करना है वैद्युत बल का। अब हमको निकालना है वैद्युत बल। उसके पहले एक काम और करना पड़ेगा हमको इसको नीचे लिख लेते हैं, यहां ध्यान रखिए, इसको नीचे लिख लेते हैं। तो जो हमारा dQ आया है, dQ का मान हमारा है लेमडा इंटू DL, इसको लिख लेते हैं यहां पर। अच्छा, उसके पहले हमको एक काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जो हम बल निकाल रहे हैं वो बेटा कैसा होता है हमारा, वो हमारा होता है वेक्टर, यानी कि सदिश राशि होती है। तो सदिश रूप में अगर हमें निकालना है इसका बल का फार्मूला, तो सदिश रूप में वैसे हमने निकाल के दिखा दिया था सदिश रूप में बल निकालने का तरीका। तो सदिश रूप में अगर हमको निकालना है तो पहले क्या करने का, हमें सबकी स्थिति पता करनी पड़ेगी। किसके अनुसार बेटा, मूल बिंदु के अनुसार या ओरिजिन के अनुसार। अगर ये हम बात करें मूल बिंदु है, ओ है किसी ग्राफ का, तो इसके अनुसार हमें इस dQ की स्थिति और जिसपे निकालना है उस दोनों की स्थिति हमको दिखानी पड़ेगी। हमने कहा कि मान लो स्थिति वेक्टर से हम इसको दिखाएंगे, तो हमने कहा मान लो इसकी स्थिति जो है, ये जो स्थिति है, स्थिति वेक्टर R1 से दिखाते हैं जो इसकी स्थिति है, और जो इसकी स्थिति है इसके सापेक्ष वो हम दिखाते हैं बेटा किससे, R2 वेक्टर से दिखाते हैं। R2 वेक्टर से दिखा दिया हमने, ये R1 हो गया और ये R2 वेक्टर हो गया। अब इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी को हम क्या नाम देते हैं बेटा, इनके बीच की दूरी। अब क्योंकि देखो बेटा, हमने बताया था जब वेक्टर वाला हमने पढ़ाया था बल का फार्मूला, तो हमने कहा जिस पे बल निकालना होता है हम उधर की दिशा लेते हैं, ना, इनके बीच की दूरी में उधर की दिशा लेते हैं। तो मान लो कि ये अगर हमें इस पे निकालना है तो इनके बीच की दूरी को हम इस वेक्टर से दिखा दें कि भैया इसके सापेक्ष इसकी स्थिति कहाँ है, यहाँ पर है, इसकी स्थिति इसके सापेक्ष कहाँ है, यहाँ पे है। और इसको हमने शो कर दिया इससे बेटा R12 से शो कर दिया, R12 से हमने शो कर दिया, स्थिति वेक्टर हमारा ये दिखा रहा है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई, ये R12 से शो कर दिया। अभी R12 का मान बता देंगे कि R12 का मान कितना आएगा। तो अब जरा हम बल की बात करते हैं। जो बल आएगा बेटा, बल क्या होगा हमारा, बल क्या होगा, F बराबर हमारा जो फॉर्मूला आता है क्या होगा, F बराबर, अब देखो बेटा, क्योंकि ये छोटे से dQ के कारण हम बल निकाल रहे हैं तो बल भी कौन सा आएगा, छोटा सा ही बल आएगा। अगर सबके कारण बल होता तो F आ जाता, लेकिन हम अभी dQ के कारण, इसके कारण इस पे लगने वाला बल निकाल रहे हैं, तो जो बल हमारा आएगा कौन सा होगा बेटा। तो बेटा अगर हमें उस बिंदु पर बल निकालना है, P बिंदु पर बल निकालना है, तो बल कैसे निकालेंगे, बल जो हमारा वैद्युत बल होगा तो क्या करेंगे, वहां पर एक हम आवेश बाहर से लेके आएंगे। मान लिया कि यहाँ पर कोई आवेश हम लेके आ रहे हैं बेटा, क्या है वो Q0 आवेश हम बाहर से लेके आ रहे हैं, और उसके कारण कितना बल ये लगा रहा है उस बल को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमने Q0 आवेश यहाँ पे रख लिया। अब जो बल लगेगा बेटा उसका मान अगर हम निकाले हैं तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हमारा होगा, अब F देखो कैसा होगा, क्योंकि हम छोटा सा यहाँ पर हमने पार्ट काटा है, तो dQ जो यहाँ पर है ये dQ है, पूरा Q नहीं है, छोटा dQ है, तो ये dQ ही इस पे बल लगाएगा, छोटा सा बल लगाएगा, dQ छोटा सा बल लगाएगा। तो यहाँ पर जो बल होगा ये पूरे Q के कारण नहीं लगेगा, सिर्फ dQ के कारण इस पे बल लगेगा उस Q0 पर। तो हमने कहा कि वो जो बल भी होगा वो भी छोटा सा ही बल होगा, dF, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। पहला हमारा बल क्या है बेटा, जिसके कारण लगा है दोनों आवेश कौन से, एक dQ आवेश है और दूसरा क्या है बेटा, Q0 आवेश है। dQ इंटू Q0, और उनके बीच की दूरी क्या दे रखी बेटा,
R21, क्या दूरी इनके बीच की क्या है, R12 इनके बीच की दूरी है, और दूरी का हमने स्क्वायर कर दिया। तो यहां से तो ये फॉर्मूला, अब हमको दिशा भी दिखानी पड़ेगी। तो दिशा कौन सी हो रही बेटा, ये कौन सी दिशा है, R12 का हमने कैप बताया था पिछली क्लास, जाके देख लीजिए पहली क्लास। तो R12 का कैप ये दिशा दिखा रही है। तो यहां से हमें डीएफ की वैल्यू मिल गई, किसकी, डीएफ की वैल्यू मिल गई। अब हम, लेकिन हमको चाहिए एफ, टोटल बल चाहिए, कुल बल। हमें तो खाली ये छोटा वाला बल मिला है, डीएफ मिला है हमको, तो इस सबके कारण कितना बल लग रहा है वो चाहिए। तो इस स्थिति में क्या करेंगे बेटा, इसका समाकलन कर देंगे। जब समाकलन करेंगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, उसके पहले क्या करते हैं, जरा इन सब में इनकी सबकी वैल्यू रख देते हैं। तो यहां पर जो बेटा, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डी क्यू की वैल्यू बेटा क्या हमने लिखी थी, लेमडा इंटू डीएल ये लिखी थी। तो यहां पर वो वैल्यू देते हैं। तो इसकी जगह हो गया लेमडा इंटू डीएल, आगे क्या आ गया क्यू नॉट, नीचे क्या आया R12 का होल स्क्वायर, और यहां पर आया R12 का कैप। ठीक है, जिनको इसमें दिक्कत हो वो पहली क्लास जाके एक बार जरूर देख लें, वहां पर मैंने सही चीजें बताई थी, जहां पर इनका कूलाम के नियम का हमने वेक्टर रूप पढ़ाया था। ठीक है, तो वहां पर जरूर देख लें एक बार। तो ये वहीं से आया है। ठीक, तो ये हमारा हो गया डीएफ बराबर लेमडा इंटू डीएल क्यू अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का कैप। अब जो कुल बल होगा, जरा कुल बल की बात कर लेते हैं। तो जो कुल बल हमारा निकल के आएगा बेटा, वो कितना होगा, जरा इसको यहां देख लेते हैं। तो जो कुल बल हमारा होगा, जो कुल बल होगा F बराबर, वो क्या होगा बेटा, कुल बल जो होगा हमारा, वो हम इसका इंटीग्रेट कर देंगे। तो किसका इंटीग्रेट करेंगे बेटा, डीएफ को इंटीग्रेट कर देंगे। और जब इंटीग्रेट करेंगे यानी समाकलन करेंगे, तो इनका समाकलन जब करेंगे हम, तो यहां पर देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये भी क्या है बेटा, एक तरह का नियतांक है। तो इसका समाकलन तो होगा, तो ये बाहर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा क्या है, नियतांक है, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ बेटा क्या, लेमडा इंटू डीएल इंटू क्यू नॉट। अब इसमें क्या क्या बाहर कर सकते हैं, हमने बाहर कर लिया बेटा क्यू नॉट को भी यहां बाहर कर लिया हमने, क्यू नॉट भी बाहर आ गया, क्यू नॉट बाहर आ गया। और अंदर क्या बचा बेटा, अगर इंटीग्रेट करेंगे लेमडा इंटू डीएल अपॉन R12 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डीएल को अगर इंटीग्रेट करना है तो डीएल को हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ पर डीएल को बाहर कर लें, और यहाँ पर कर सकते हैं R12 का होल कैप। तो ये कुछ जो फॉर्मूला हमारा बन के आया, F बराबर यहां पर हम डायरेक्ट F ही लिख देते हैं। तो F बराबर जो हमारा बन के आया, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया, जो क्या है बेटा, सतत बिंदु आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश और वैद्युत बल किस कंडीशन में, जब ये क्या बेटा रेखीय रूप से हो, रैखिक रूप में, तो हमारा बल निकल के ये आया है। अब जो दूसरा पॉइंट है जरा उसकी बात कर लेते हैं। जो सेकंड हमारा हमको पढ़ना है वो कौन सा था, जब पृष्ठ में हो बेटा, पृष्ठ में सतत रूप से वितरित हो, जरा उसको भी देख लेते हैं एक बार, जब बात करेंगे पृष्ठ की। तो सेकंड जो हमारा पॉइंट है बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठ आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण की बात करते हैं। इसमें क्या होगा बेटा, सेम चीज वही है, बस वहां पर रेखा तार के रूप में आवेश फैले हुए थे, यहां पर किसी पृष्ठ में फैले रहेंगे। एक चित्र बनाते हैं, फिर आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। पृष्ठ मतलब क्या, कोई ऐसी चीज जो बेटा 2D में हो, जिसमें लंबाई और चौड़ाई, कुछ लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। ठीक है बेटा, लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो। मान लो ये कोई पृष्ठीय वाली चीज है, इसमें बेटा आवेश हमारा सतत रूप से फैला हुआ है, मतलब आवेश ऐसे फैला हुआ है, जो बराबर रूप में फैला हुआ है, बराबर रूप में फैला, सतत रूप से फैला हुआ है। ये सतत रूप से आवेश फैला हुआ है। अब इस सतत रूप आवेश जो फैला हुआ, ये हमारा क्या पृष्ठ टाइप का है। इसके कारण किसी बिंदु P पर, मान लो ये बिंदु हमारा P है, इस P बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल निकालना है। क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। इस P बिंदु पर कितना वैद्युत बल लगेगा, तो क्या करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे वैद्युत बल निकालने के लिए, हम एक बाहर से कोई फिर से आवेश लेके आएंगे। जब तक आवेश नहीं लाएंगे तब तक बल हम कैसे नाप पाएंगे। एक ही, यहाँ तो सारे आवेश एक साथ हैं, और यहाँ पर दूसरा आवेश नहीं लेके आएंगे, तो बल कैसे लगेगा उनके बीच में, और बल कैसे निकाल पाएंगे। तो एक टेस्ट के लिए हम बाहर से आवेश लेके आते हैं। कौन सा, उसको हमने कहा Q0 आवेश लेके आते हैं, प्लस
प्लस का क्यू नॉट आवेश यहाँ लेके आएंगे। अब जैसे लेके आएंगे तो क्या बनेगा, ये उसको बल लगाना शुरू कर देगा, तो हम बल को निकाल लेंगे कि इस बिंदु पे कितना बल लग रहा है। तो उसको लेके आएंगे, तो उसके पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमने कहा कि इसमें भी एक छोटा सा पार्ट हम काट लेते हैं। हमने कहा कि ये सतत रूप से फैला है, सबका निकालना हमारे लिए आसान नहीं है, तो हम क्या करें, इसका छोटा सा काट लें और छोटे से पार्ट में देख लें कि छोटा सा पार्ट कितना बल लगा रहा है, और फिर इसको समाकलन करके इस पूरे का निकाल लेंगे। यही हमको करना है जो हमने पिछले में किया था, अब हम यही करेंगे। तो हमने मान लिया कि इस पूरे क्षेत्र में ये जो हमने लिया है, इसमें क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। क्या बेटा, क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है, बराबर रूप से फैला हुआ है। अगर क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है और हमने छोटा सा पार्ट इसका काट लिया है, तो मान लिया कि ये जो हमने पार्ट काटा है इसमें कितना आवेश है, dq का आवेश हमने यहाँ पर काट के निकाला, dq का आवेश है। अब बताओ, अगर ये पूरा पार्ट है, ये पूरे पार्ट का हम क्षेत्रफल मान लें कि इस पूरे का क्षेत्रफल हमारा क्या है बेटा, a है। क्षेत्रफल हमारा क्या है, a है। तो अगर पूरे का क्षेत्रफल ये है और हम छोटा सा भाग काट लिया है, तो ये जो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बेटा, dA होगा। यहां तक कोई दिक्कत, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, dA होगा, dA होगा, छोटा सा क्षेत्रफल। इतनी बात हो गई। अब बात करते हैं इसका घनत्व की, पृष्ठ आवेश की पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे। तो पृष्ठ घनत्व जो होता है इसको हम शो करते हैं बेटा किससे, सिग्मा से। किससे शो करते हैं, सिग्मा से। ये पृष्ठ घनत्व जो होगा हमारा क्या होगा, पृष्ठ घनत्व को हम शो करते हैं बेटा किससे, सिग्मा। ये सिग्मा होता है, सिग्मा कहते हैं इसको, सिग्मा शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला हमारा होता है बेटा क्या होता है, Q अपॉन A, यानी कितना आवेश इस पूरे एक क्षेत्रफल में है, Q बाई A कर देंगे तो हमको पृष्ठ घनत्व मिल जाएगा। और पृष्ठ घनत्व जो होगा वो पूरे क्षेत्रफल में बराबर होगा, पृष्ठ घनत्व बराबर, मतलब कि इस पूरे क्षेत्रफल में जो पृष्ठ घनत्व होगा वही ये dA वाला जो क्षेत्रफल है उसी में वो भी घनत्व, क्योंकि घनत्व पूरा बराबर रहता है, तो घनत्व तो यहाँ भी बराबर रहेगा। मतलब कि जो हमने भाग काटा है, अगर हम dQ बाई dA भी कर दें तो भी ये जो घनत्व हमने लिया है ये भी क्या बेटा, सिग्मा के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि घनत्व पूरे क्षेत्रफल में बराबर रहता है। अब घनत्व बराबर है तो सिग्मा का मान कितना है, dQ बाई dA आ गया। यहां से हमने dQ का मान निकाल लिया। यहां से dQ का मान कितना आएगा, dQ का मान आया सिग्मा इंटू dA। ये हमने यहां पर नोट कर लिया, dQ का मान सिग्मा इंटू dA। अब बात करते हैं बल को निकालते हैं। सेम प्रोसेस वही है जो पिछली बार हमने किया था रैखिक वाले में, सेम वही है, लेकिन बस इसमें क्या है, बस ये हमारा पृष्ठीय रूप से आ गया। तो अब हमको बल निकालना है। बल निकालने के पहले हमको फिर से पता करना पड़ेगा कि भैया इनकी स्थिति कहाँ पे है, इनकी स्थिति कहाँ है। तो हमने क्या किया, एक फिर से ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में जो हमने भाग काटा है उसकी स्थिति पता की। हमने कहा कि जो इसकी स्थिति है उसको हम R1 के पोजीशन वेक्टर यानी कि स्थिति वेक्टर से हम दिखाते हैं। जो ये वाले जहां पे हमको निकालना है इसको दिखाते हैं हम R2 की स्थिति वेक्टर से, दिखाते हैं। और इसकी स्थिति इसके अनुसार क्या होगी बेटा, इसकी स्थिति इसके अनुसार क्या होगी उसको हम एक अलग वेक्टर से दिखाते हैं। ये हम दिखाते हैं, ये क्या होगा बेटा, R12 कह देते हैं इसको, R12 वेक्टर, इसकी स्थिति इसके अनुसार। अब हो गया, अब सारा काम हो गया। अब हमको बल निकालना है। अब बल का मान निकालें। एक चीज जो पिछले वाले में भी था और यहाँ भी ध्यान दीजिए कि R12 की वैल्यू कितनी होती है। जैसे पिछले वाले में किया था तो वहां पर हम भूल गए थे बताना, तो यहाँ बता दें जो यहाँ वैल्यू है वही वैल्यू वो भी होगी, क्योंकि सेम चीज वहां भी बन रहा है, सेम चीज यहाँ भी बन रहा है। तो R12 की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो R12 की वैल्यू देखो बेटा, एक वेक्टर ये जा रहा है, एक वेक्टर ये आ रहा है और एक वेक्टर ये आ रहा है। अब जरा अगर आप 11th में पढ़े होंगे, जब दो वेक्टर को हम जोड़ते हैं त्रिभुज में जोड़ते हैं तो हमको पता है कि अगर एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर यहां से यहां आ रहा है तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है, इन दोनों का जो उत्तर वाला वेक्टर होगा वो क्या होगा बेटा, ये होगा। अगर एक वेक्टर ये जा रहा है, वेक्टर ये जा रहा है तो इनका उत्तर ये होगा। मतलब कि अब देखो यहां पर देखो, एक वेक्टर ये जा रहा है, जहां खत्म हो रहा है वहां से वेक्टर ये वाला यहां आ रहा है। और इसका अगर ऐसे कह सकते हैं कि इस वेक्टर का और इस वेक्टर को अगर जोड़ दें तो इसका ये वेक्टर हमको उत्तर मिल जाएगा।
कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हम चले थे, इसके सर से हम यहाँ पर पकड़ के नीचे की तरफ आए, जहां इसका सर आया और वहां से इसकी पूंछ से सर को जोड़ दिया तो ये वाला उत्तर वेक्टर मिल गया। ऐसे देखो बेटा इसके पूंछ से हम यहाँ से सर तक गए और सर से दूसरा वेक्टर हम बना दिया इसके यहाँ तक, तो अब इसकी पूंछ से इसके सर को जोड़ दें तो ये इसका उत्तर वेक्टर हो जाएगा। वहां से दिखाई नहीं लगा तो हम उस हिसाब से यहाँ कह सकते हैं कि जो R2 का मान होगा, R2 होगा वो किसके बराबर होगा बेटा, R1 और प्लस R12 के बराबर, R1 और प्लस R12 के बराबर होगा। यहां से कोई दिक्कत, R2 की वैल्यू, R2 बराबर क्या होगा, R1 प्लस R12, R1 और प्लस R12 बराबर R2 वेक्टर। ये जिसने पढ़ा होगा 11th में आराम से उसको समझ में आ जाएगा। तो अब यहां से हमको निकालना है R12 का मान, तो R12 का मान अगर निकालना है तो इसको इधर लाके इसमें घटा दे, तो R12 का मान क्या है बेटा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। ये ध्यान रखिएगा, ये R21 ये जो लिखा हमने R12, इसका मान क्या होगा, R2 माइनस R1, ये इसका मान। तो यही चीज उसमें भी थी, यही चीज यहाँ भी है। चलो अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं, हमको पता करना है बल, हमको पता करना है इस P बिंदु पर कितना बल लग रहा होगा इसके पूरे के कारण। तो पहले क्या करेंगे, इसके कारण कितना बल लग रहा हो वो निकाल लें और फिर उसको पूरा का समाकलन कर दें। तो हमने कहा जो हमारा छोटा सा बल लग रहा होगा उस क्षेत्रफल के कारण वो कितना होगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। पहला बल हमारा क्या हो गया, dq, दूसरा बल क्या हो गया बेटा, q नॉट आवेश, और इनके बीच की दूरी क्या लिख सकते हैं, r12 का होल स्क्वायर, और दिशा कैसी है बेटा, नीचे की तरफ है, मतलब r12 का कैप। कोई दिक्कत, चलो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, इनको लिख लेते हैं आगे। तो इनकी वैल्यू रख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, dq की वैल्यू हम यहां रख देंगे सिग्मा इंटू da, आगे लिख देंगे q नॉट, नीचे क्या आया r12 का स्क्वायर और वहां आया r12 का कैप। ठीक, अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहां से अब ये बेटा हमारा df की वैल्यू आ गई। अब हमारी क्या आ गई, df की वैल्यू आ गई, df की वैल्यू आ गई। हमको चाहिए f की वैल्यू, मतलब कि इस सबके कारण कितना बल लग रहा है वो बल चाहिए। हमें तो df निकला है, खाली इसके कारण निकला है, छोटा सा बल निकला है, और सबके कारण जो बल निकालना है तो क्या होगा बेटा, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो f बराबर जैसे ही इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये तो सारा बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहां बाहर कर सकते हैं बेटा, q नॉट को भी बाहर ले लिया हमने, अंदर क्या बचा, सिग्मा अपॉन r12 और r12 का कैप, ये इंटीग्रेट में बचेगा, बाकी सारा बाहर आ जाएगा। इसको और अच्छे से लिखना चाहें तो बल हमारा जो निकल के आएगा वो हमारा होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q नॉट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, एक की जगह Q नॉट, और इंटीग्रेट में क्या आएगा बेटा, r12 का कैप, एक कुछ खुद छूट रहा है, हाँ सिग्मा इंटू डी छूट रहा है बेटा, सिग्मा इंटू डी छूट रहा है, तो r12 का कैप, यहाँ पर सिग्मा भी लिख सकते हैं, सिग्मा r12 का कैप, और नीचे r12 स्क्वायर, और उधर क्या बचेगा बेटा, dA, यहाँ क्या बचेगा, dA। तो ये कुछ हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया f का, किस केस में, जब हम पृष्ठ की बात करेंगे, किस केस में, जब हम पृष्ठ की बात करेंगे। अब तीसरा जो बचा बेटा वो क्या है, आयतन की। जरा आयतन को भी बार देख लेते हैं, कोई बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही हम देखेंगे आयतन का भी निकल के आएगा। अब जो तीसरा टॉपिक हमको पढ़ना है वो है आयतन आवेश वितरण। जो तीसरा हमारा है वो क्या है बेटा, आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण, इनकी बात करेंगे। पहला हमने बात किया था बेटा क्या, जब रेखीय की बात थी, जब लंबाई की बात की थी रेखीय, दूसरा क्या था बेटा पृष्ठीय जिसमें क्षेत्रफल था, और तीसरा हमको क्या करना है बेटा, जब आयतन हो, जब चीजों में आयतन मतलब कि वो उसमें 3D में चीजें आ जाएं। किसमें बेटा, 3D में आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यहाँ पर कोई एक चीज रखी है जो 3D में है, 3D में समझते बेटा, मतलब इसमें मोटाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, तो ये बेटा कोई ऐसी चीज है। अब अगर हम लोग बाई चांस हमें इस पे आवेश समान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है, अब मान लो कोई आवेश इस पे समान रूप से ऐसे फैला हुआ है, हर जगह समान रूप से फैला हुआ है, समान रूप से फैला हुआ है। अब हमको इसके कारण किसी बिंदु पर, मान लो ये बेटा क्या है, बिंदु P, इस बिंदु P पर
इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। इसके पूरे के कारण हमको क्या निकालना है, वैद्युत बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही करेंगे, क्योंकि सबके कारण हम नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, छोटा सा पार्ट हम यहाँ पर इसके बीच में काट लेंगे। अब जो पार्ट काटेंगे बेटा वो कैसा होगा, वो एक्चुअली 3D में होगा नहीं होगा, वो कुछ 3D में होगा, समझ में आया, कुछ 3D में होगा जो पार्ट काटेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, हमारा आयतन है, तो 3D में होगा आयतन। अब हम मान लिया कि इसके ऊपर कुल आवेश कितना फैला था बेटा, Q फैला था, और इसका कुल जो हमारा क्या आयतन था वो क्या है बेटा, V है, कुल आयतन। तो जो हमने काटा है इसमें जो आवेश होगा वो क्या होगा बेटा, dq होगा। आवेश क्या होगा, जो काटा छोटा सा पार्ट वो dq होगा, और जो इसका हमारा आयतन होगा वो क्या होगा बेटा, dv होगा। आयतन dv होगा और आवेश कितना होगा, dq होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके कारण इस पे लगने वाले बल को निकाल लेंगे, जैसे पिछली बार निकाला था, और उसके बाद सबका निकालने के लिए सबका हम समाकलन कर देंगे। तो हमने कहा कि मान लो ये dq जो हमने पार्ट काटा है इससे p की दूरी पर है, ठीक है, ये p की दूरी पर है, और ये इसके कारण हम बल निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा चलो सबकी स्थिति दिखा देते हैं। हमने कहा स्थिति दिखाएं, हमने कहा जो हमने पार्ट काटा है इसकी मूल बिंदु से स्थिति क्या है बेटा, मूल बिंदु से स्थिति मान लेते हैं कि ये है R1, ये R1 स्थिति पर है, और ये जो बिंदु है बेटा क्या है, ये R2 स्थिति पर है, क्या है, R2 स्थिति पर है, और इसकी स्थिति इसके अनुसार क्या है बेटा, R12 है स्थिति वेक्टर से, जैसा पिछले में किया था, कोई दिक्कत नहीं है, रट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो गया। अब हम बात करें जरा इसके घनत्व की बात करते हैं कि अगर इसका पूरा में आवेश Q है और इसका पूरा आयतन V है, तो इसका आयतन वाला घनत्व, आवेश का घनत्व क्या होगा बेटा, इसको लिखते हैं क्या, रो से लिखते हैं, रो से लिखते हैं। इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व होगा इसका क्या बेटा, Q बटे V, क्या होगा, Q बटे V मतलब वॉल्यूम, मतलब उसका आयतन, ये इसका घनत्व होगा, आयतनिक घनत्व, आयतनिक आवेश घनत्व हमारा क्या होगा बेटा, Q बटे V होगा। और जो घनत्व निकल के आएगा वही घनत्व हमारा इसके अंदर भी होगा, क्योंकि घनत्व सब जगह समान है, तो घनत्व जो होगा वही इसके बाद, तो जो घनत्व ये बराबर हमारा आएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या सकते हैं बेटा, dq बाई dv भी लिख सकते हैं। तो यहां से हमको dq की वैल्यू मिल गई, dq की वैल्यू क्या निकल के आई, dq बराबर हमारा निकल के आया रो इंटू dv। यहां से dq की वैल्यू हमने निकाल ली। अब dq की वैल्यू निकाल ली, अब जरा आगे बात करते हैं। हमने कहा कि अब हमें इसके कारण इसमें लगने वाले बल को हमको निकालना है, तो उस बल का मान क्या होगा बेटा, उस बल का मान होगा हमारा, जो छोटा सा बल होगा उस पर लगने वाला वो क्या होगा, dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के dq, और आगे Q नॉट अपॉन, हाँ Q नॉट कहां से आएगा, Q नॉट बेटा हम बाहर से एक आवेश लेके आएंगे यहाँ पर, ताकि हमें पता चल सके कि इस पे कितना बल लग रहा है, यहाँ पर इस बिंदु पर कितना बल लग रहा होगा। तो एक आवेश बाहर से लेके आएंगे, तो dq इंटू Q नॉट, और बीच में बटे क्या, उनके बीच की दूरी कितना आया बेटा, R12 का होल स्क्वायर, और दिशा कौन सी है, R12 का कैप। कोई दिक्कत, जरा इन सब की वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू आई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, dq की वैल्यू हमारी कितनी बेटा, रो इंटू dv, यहां पर आया Q नॉट अपॉन आया R12 का स्क्वायर और इंटू R12 का कैप, ठीक है, हो गया। अब ये dF की वैल्यू आई है, छोटे से बल की वैल्यू आई है, तो कुल जो हमारा F होगा किसकी वैल्यू कितनी होगी, जरा ऊपर लिख देते हैं इसको हम कितनी होगी F की वैल्यू, तो F की वैल्यू जो हमारी होगी वो कुछ इस तरह होगी, F बराबर कैसे आएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, किसको, dF को इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने पर क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये पूरा कांस्टेंट यानी नियत है तो बाहर आ गया, साथ में साथ Q नॉट को भी बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा हमारा रो इंटू dv अपॉन R12 का स्क्वायर। dv को हम क्या करेंगे बेटा, बाहर करते हैं, ज्यादा अच्छा लगेगा, तो रो इंटू R12 ये हो गया, और dv हमारा यहाँ आ गया। तो ये कुछ फॉर्मूला बनके हमारा आ गया F का, जो कि इस Q को चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं एक ही जगह, तो Q को उठा के हमने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत, तो Q को उठा के हमने यहाँ लिख दिया। तो ये फॉर्मूला जो हमारा बन गया F बराबर Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और उसके समाकलन में रो इंटू
R12 का कैप अपॉन R12 का स्क्वायर डॉट dV। तो यहां से निकल के आ गया बल किसका, आयतन आवेश वितरण का। तो आई थिंक जब आप 2-3 बार करोगे तो चीजें आपको भी समझ में यहाँ पे आ जाएंगी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ये वीडियो को 1-2 बार जरूर देखिएगा ताकि चीजें और क्लियर हो जाएं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, तो यहाँ पर जो हमने निकाल दिया बेटा Q नॉट अपॉन 4πε0 के R12 का कैप R12 स्क्वायर इंटू dV। यहाँ R12 की वैल्यू बेटा जैसे पिछले वाले में हमने निकाली थी हमने, वहीं पर R12 को निकाल सकते हैं। कैसे बेटा, ये तो हमारा R1 है और ये R2 है, तो जो इसकी वैल्यू है क्या बेटा, R2 माइनस R1, जो पिछली बार हम जैसे निकाली थी वही वैल्यू इसकी आएगी। तो यहाँ पर उसी से हम लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, आप एक बार देख लीजिएगा R2 माइनस R1, इसकी वैल्यू होगी R2 माइनस R1। अगर दिक्कत हो तो एक बार पिछला वाला जो टॉपिक पढ़ाया था उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक बेटा, तो ये हमारा हो गया आयतन आवेश वितरण। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा वो क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। क्या है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। ये क्या होता है, जरा इसको एक बार देखते हैं। बेटा वैद्युत द्विध्रुव होता है एक तरह का सिस्टम है। सिस्टम मतलब क्या, अगर कोई एक आवेश हम यहाँ रख देते हैं, ये Q आवेश रखा है, ठीक है, और इससे बहुत ही नजदीक पर, बहुत ही अल्प दूरी पर कोई दूसरा आवेश रख दें जो क्या हो, इसका जस्ट अपोजिट क्या नेचर का हो। नेचर मतलब क्या, उसकी प्रकृति क्या, जस्ट अपोजिट, मतलब ये प्लस हो तो वो क्या हो बेटा, माइनस हो, और साथ ही साथ जिसकी जितनी मात्रा ये हो उतना ही परिमाण का उसका भी मान होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 1 कूलाम है तो वो भी दूसरा क्या बेटा, 1 कूलाम ही होना चाहिए। मतलब ये Q है तो दूसरा भी Q ही होना चाहिए। जब कोई ऐसा सिस्टम बन जाता है कि दो ऐसे आवेश जो क्या बेटा प्रकृति में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हो और दोनों का परिमाण जो है बेटा समान हो, तो ऐसा जब कोई दो आवेश बहुत नजदीक होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये जो हमारा सिस्टम बन गया बेटा, अगर इनके बीच की दूरी हम कह दें कि इनके बीच की दूरी क्या बेटा, मान लिया कि 2L, इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L है। ये 2L की दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं, ये बेटा 2L की दूरी पर एक दूसरे से स्थित हैं। तो ऐसे जो हमारा एक सिस्टम बना, इसको कहेंगे क्या बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। तो कह सकते हैं कि दो आवेश जो बहुत छोटी दूरी पर रखे हुए हैं और साथ ही साथ दोनों का जो प्रकृति है वो बिल्कुल विपरीत हो और दोनों एक समान परिमाण के हों, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत द्विध्रुव। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक और है, जरा उसको भी पढ़ लेते हैं। उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है बेटा, ये इसी से निकल के आता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, ये इसी से निकल के आता है। इसकी बात करते हैं। इसको बेटा हम किससे सोचते हैं, स्मॉल p से लिखते हैं। किससे, स्मॉल p से लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, स्मॉल p से इसको लिखते हैं, स्मॉल p से। तो ये क्या होता है बेटा, ये आघूर्ण होता है जो हमको दिखाता है कि अगर कोई एक द्विध्रुव रखा हुआ है तो उसका आघूर्ण कैसे निकाल सकते हैं, हमने यहां से निकालते हैं। ये क्या है बेटा कि अगर दो आवेश किसी एक दूरी पर रखे हुए, मान लो दूरी क्या बेटा 2L है। क्या बेटा दूरी उनके बीच की क्या है, 2L। तो 2L अगर दूरी उनके बीच है तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, उसका मान क्या होगा बेटा, P बराबर जो हम लिखेंगे क्या होगा, Q मतलब क्या, इनकी जो परिमाण है, चाहे ये वाला Q चाहे ये वाला Q, परिमाण हम साइन नहीं लिखते यहाँ पर, Q इंटू इनके बीच की कितनी दूरी है। दूरी क्या बेटा, इनके बीच की दूरी क्या है, 2 into L। अब 2L क्यों लेते हैं, ये आगे आपको बताएंगे। दूरी को L क्यों नहीं लिया गया, 2L क्यों लिया गया, ये आगे आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे 2L लेने पे जो फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल बन जाता है। तो दूरी को हमेशा हम 2L लेते हैं, इसकी दूरी कितनी, 2L लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इसको बीच से काट दें तो इधर L और इधर L, ठीक है, तो कुल मिलाकर 2L की दूरी इन दोनों के बीच में रहेगी। ठीक, तो इसका जो फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव का निकल के आता है Q into 2L, या P बराबर अगर लिखे हम तो 2QL। ये जो निकल के आता है वैद्युत द्विध्रुव
का आघूर्ण, ये फार्मूला हमारा निकल के आ गया। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है बेटा क्या, एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, वेक्टर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहां से हमको वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण मिल सकता है P बराबर 2Q1। क्या होता है कि जब कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो क्या उसके जो आवेश का परिमाण और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणा कर देंगे तो हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर आई थिंक कोई दिक्कत हमें हुई, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पर समझने में। अच्छा, अब क्योंकि हमने बताया कि यह क्या होता है बेटा, एक है कि सदिश राशि होती है, तो सदिश राशि हो तो ऑटोमेटिक हमको दिशा भी बतानी पड़ेगी, दिशा किधर से किधर होगी हमको ये भी बतानी पड़ेगी। तो वैद्युत द्विध्रुव में जो हमारी दिशा होती है बेटा वो हमेशा कहां से होती है, माइनस से प्लस की ओर, मतलब माइनस से प्लस की ओर हमारी विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। जो माइनस आवेश है उससे चलकर प्लस आवेश की तरफ इसकी दिशा होगी। तो P को अगर हम दिखाना हो तो ये P की हमारी दिशा होगी इधर की तरफ। आई थिंक अब चीज आपको समझ में आ गया होगा, ये दिशा हमारी माइनस से प्लस की तरफ होगी। तो हमने बेटा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का फॉर्मूला देख लिया। अब जरा हम देख लेते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा और उसका विमीय सूत्र क्या होगा, जरा हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले अगर हम मात्रक की बात करें बेटा, तो मात्रक की बात करें तो मात्रक हमारा क्या होगा, हमने क्या P बराबर क्या है, P बराबर है हमारा Q इंटू 2L, यानी कि Q क्या होता है बेटा, Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और L मतलब लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ये क्या हो गया बेटा, इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। ठीक है, ये मात्रक हो गया किसका, कूलाम मीटर, किसका, इसका, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। अगर हम बात करें किसका, अगर हम बात करें विमा की बात करें, विमा की बात करें तो विमा कहां से आएगी बेटा, विमा क्या होगी, हम Q की विमा निकालेंगे और L की विमा निकालेंगे। अब Q की विमा क्या होती है, सबको पता है, बताया था मैंने, क्या होती है, 80, क्या होती है, 80 एम्पियर इंटू टाइम, है ना, एक होता है एम्पियर इंटू टाइम, तो 80 होगी विमा Q की, और गुणे L की विमा क्या होगी बेटा, क्या होती है, L की विमा क्या होती है, कैपिटल L होती नहीं होती है, तो क्या लिख सकते हैं, यहां से हमारा निकल के आया LTA, LTA, ये हमारा किसकी विमा होगी, LTA किसकी विमा होगी, ये हमारी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा हो गई। तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर और विमा क्या होगी, LTA। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, सब लोग आराम से निकालना जानते हैं तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के साथ यही क्लास आपकी हम वाइंड अप करते हैं इसी के साथ, और अब मिलते हैं अगली क्लास में। जो पढ़ाया गया हम आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बोल दीजिएगा सर यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको हम दोबारा बता देंगे। और इसके साथ साथ आपको अपने दोस्तों को बताना है कि आज तीसरी क्लास हो गई है, अगर आप लेट करेंगे तो फिर चीजें से हाथ से निकल जाएंगी, फिर समझ नहीं आएंगी। तो सभी लोग जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें, शेयर, और आपको करना है वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, और सब दोस्तों में बता दीजिए कि हाँ भी चैनल को भी ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं बेटा अगले क्लास में, अगली जो इसके आगे की जो हमारी क्लासेस हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।